समझो चाइना के टियर 3 सिटीज भी जो है ना वो इंडिया के टियर 1 सिटी मुंबई जहाँ पर भरे पड़े हैं गड्ढे वहां से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल ये ज़ैंगजू जंपिंग कार के एक एक्सट्रीम वेरिएंट ने अभी रिसेंटली 496 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच किया। इसी के साथ इसने फास्टेस्ट। हेलो जी, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो के अंदर हम रिएक्शन करने वाले हैं चाइना इज नॉट व्हाट यू थिंक। देखते हैं कि चाइना और इंडिया के अंदर क्या फर्क है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। चाइना एक ऐसी कंट्री जिनके बारे में कहा जाता था कि इनके प्रोडक्ट्स चीप क्वालिटी के होते हैं। चाइना का माल सस्ता माल, बेकार माल ऐसे बोलते थे। लोग मजाक बनाते थे कि अरे ये तो चाइना का माल है। अरे चाइना का फोन और आने वाला साल कैसा होगा ये किसी को नहीं पता। मेड इन चाइना के लोगों को चीप क्वालिटी से जोड़ा जाता था। चले तो चांद तक वरना रात तक, ऐसे करके बोलते थे। इवन जब चाइना की ही कंपनी BYD ने इलेक्ट्रिक कार्स बनाना शुरू किया तो एलॉन मस्क ने भी उनका मजाक बनाया, हंसते हुए कहा था they don't have great cars। I don't think they have a great product. लेकिन आज उसी चाइना ने हर उस बात को गलत साबित कर दिया है। चाइना अब चीप क्वालिटी के नहीं बल्कि बेस्ट क्वालिटी के यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। तरक्की कर ली भाई उसने, इम्प्रूवमेंट कर लिया। चाइना में वो टेक है जो किसी दूसरी कंट्री में नहीं मिलेगा। ओ रोबोट्स, टेक्नोलॉजी। AI, फ्यूचर टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक फील्ड में चाइना बहुत आगे है। और यहां पर मैं इंडिया से आगे होने की बात नहीं कर रहा हूं, इन सारी फील्ड में चाइना आज USA की भी बहुत आगे आ गया है। China's technological innovation is probably greater than ours. They're on the verge of passing us in many areas. BYD जिसका इलॉन मस्क ने मजाक बनाया था वो 2024 में $107 बिलियन की रेवेन्यू के साथ टेस्ला को भी पीछे छोड़ चुके हैं। इन्होंने बैटरीज और चार्जिंग सिस्टम्स ही ऐसे पैदा कर लिए हैं कि ये 5 मिनट की चार्जिंग से 400 किलोमीटर तक जा सकते हैं। पानी में फ्लोट करने वाली कार बना दी और रिकॉर्ड्स की लिस्ट इतनी लंबी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वन ऑफ द फास्टेस्ट कार भी बना दी है जिसकी स्पीड 496 किलोमीटर पर आवर है। अभी न्यूज तो ऐसी आ रही है कि टेस्ला BYD से बैटरीज परचेज कर रहा है। यू इमेजिन द सर्विस दे हैव इट। हाथ से पेमेंट हो रही है, ड्रोन से डिलीवरी हो रही है, ड्राइवरलेस कार तो वो कब नहीं बना चुके हैं। जहां बाकी कंट्रीज वॉर और पॉलिटिक्स में बिजी हैं, चाइना सिर्फ साइलेंटली खुद को डेवलप करता जा रहा है। चाइना भाई कर क्या रहा है, ये कितना एडवांस हो रहा है। हाथ से पेमेंट। अब नो डाउट डेवलपमेंट तो बहुत क्रेजी है, बट देयर इज अनदर साइड आल्सो। टॉक्सिक वर्क कल्चर और वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। काम ओवरलोड किया जा रहा है। टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो गया है, पर सवाल आ रहा है यूज कौन करेगा। पिछले कुछ सालों में चाइना का बर्थ रेट ड्रास्टिकली नीचे गिरा है। चाइना के लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं और पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूअसली डिक्लाइन हो रही है। प्रॉपर्टी क्राइसिस अपने एक्सट्रीम पर है और ना जाने कितने लोग इसके बारे में अनअवेयर हैं। इस वीडियो में हम हर एक चीज को कवर करेंगे और देखेंगे कि आखिर चाइना इतना फास्ट ग्रो कैसे कर रहा है और आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और इन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट से हम इंडियंस क्या सीख सकते हैं। शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप देखो, ये 2011 का वीडियो है जिसमें इलॉन मस्क ब्लूमबर्ग के एक इंटरव्यू पर बैठे होते हैं और वहां पर BYD का जिक्र हो जाता है। इलॉन मस्क जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। Trying to compete. Why do you laugh? Have you seen that car? रिपोर्टर इलॉन से पूछती है BYD के बारे में, तो बोलते हैं BYD का उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, दे डोंट हैव ग्रेट कार्स। अब ये बात तो 2011 की है। अब जरा 14 साल आगे आते हैं और 2025 की बात करते हैं। चाइनीज कार कंपनी BYD ने टेस्ला
टेस्ला को रेवेन्यू और कार सेल्स दोनों में ही पीछे छोड़ दिया है। जनवरी 2025 में ही सिर्फ चाइना के अंदर BYD ने 2,96,000 EVs बेचे, जबकि टेस्ला ने सिर्फ 63,238 EVs बेचे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल सकते हैं भाई वो तो चाइना का हेडक्वार्टर है, वो तो अपने देश की कार खरीदेंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा सा चाइना के बाहर आ जाओ। यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल ले लो, वहां पर टेस्ला की सेल्स 40% नीचे गिर गई, BYD की सेल्स 227% बढ़ गई। यूके का तो नंबर ही इतना शॉकिंग है, 880% सेल बढ़ गई। तो ये एक अकेली चाइनीज कंपनी आज इतनी पावरफुल बन गई है कि टेस्ला को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि चाइना की एक ऐसी कंपनी जिसका लोग मजाक उड़ा रहे थे, वो इतना मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कर कैसे गई? तो इसके पीछे जो आंसर है वो चाइना के ही लोग हैं। उनकी खासियत ये कि वो शोबाजी करने के बजाय काम करने पर फोकस करते हैं। इतनी बड़ी टेक कंपनी के फाउंडर ने मजाक बनाया, लोगों ने मजाक बनाया, मीडिया ने मजाक बनाया। उन्होंने क्या किया? ये सारे क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ले लिया, अपने डिजाइन और टेक्नोलॉजी को इतना इंप्रूव किया कि आज वो मार्केट को रूल कर रहे हैं। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल दी है जो शायद सोचना भी इम्पॉसिबल लगता था। मतलब ऐसी कार बना दी है कि इमरजेंसी सिचुएशन में 30 मिनट तक तैर सकती है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक ऐसी कार डिजाइन करी है जो पॉट होल्स को जंप कर सकती है। इसमें एक स्पेशल सस्पेंशन सिस्टम डाला गया है जो एक सेम टाइम पर सारे टायर्स को श्रिंक कर देता है और फिर एक सेम टाइम पर ला करके लॉन्च कर देता है। अब इसकी वजह से होता है कि कार जंप करने लगती है, इसको ये लोग जंपिंग कार भी बुला रहे हैं। अब इसी जंपिंग कार के एक एक्सट्रीम वेरिएंट ने अभी रिसेंटली 496 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच किया। इसी के साथ इसने फास्टेस्ट रोड लीगल कार इन द वर्ल्ड का टैग भी जीत लिया। मतलब समझ रहे हो, एक ऐसी चाइनीज कंपनी जिसका लोग मजाक बना रहे थे, आज वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। इन्होंने अपने हेडक्वार्टर में तो एक ऐसी जगह बना दी है जहाँ पे सारे वो नेगेटिव कमेंट्स भरे पड़े रहते हैं और ये खुद को ही वो चीज दिखा रहे होते हैं कि ये हमें बोला गया था। और याद रहे, चाइना की सिर्फ एक अकेली कंपनी, वो मोटिवेट करने के लिए हजारों कंपनी जो ऑटोमोबाइल फील्ड में क्या नहीं बना रही हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते। आप इस कंपनी को देखो, एक्सपेंग एरो HT, ये क्या कर रहे हैं? फ्लाइंग कार्स बनाने पे वर्क कर रहे हैं। ट्रायल प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी है, पर वो बात अलग है, ये मुझे फ्लाइंग कार्स कम और एक बड़ा ड्रोन ज्यादा लगती है। आपको याद होगा आइशो स्पीड जब चाइना गया था, उसने भी ये फ्लाइंग कार को यूज किया था। आप सिर्फ इमेजिन करो, जहां एक तरफ टेस्ला फ्लाइंग कार्स बनाने की बात कर रहा है, वहां पे चाइना बना करके प्रोटोटाइप का टेस्ट भी कर चुका है। शेंजिन और शंघाई जैसे सिटीज में ड्रोन डिलीवरी तक स्टार्ट हो गई है। आपका खाना बाकायदा ड्रोन 15 मिनट में लेके आ जाएगा। आप 1 मिनट के लिए समझो, आज हम इंडिया में चीप लेबर को ग्लैमराइज करने में लगे हुए हैं। 10 मिनट डिलीवरी, उस पे इतने सारे स्टार्टअप्स बन गए हैं बिकॉज दे नो कि मार्केट में यही चलेगा। ड्राइवरलेस रोबो टैक्सीज आ गए हैं जहां पर कोई ड्राइवर नहीं मिलने वाला है। आप बैठो, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएंगे। डेली वहां पे थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट रोबो टैक्सीज यूज कर रहे हैं। और शॉकिंग बात ये कि आज तक एक बार भी रोबो टैक्सीज का कोई क्रैश नहीं हुआ है, कोई एक्सीडेंट। इतना भरोसेमंद हो सकता है भाई? ये टैक्सीज की है, पर चाइना में ड्राइवरलेस मोनोरेल्स और बसेस भी हैं जहां कोई ड्राइवर नहीं होता है और वो बस चल रही है। दिस इज द रियल चाइना फॉर यू, जिसको शायद अगर दुनिया की सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री बोला जाए तो ये गलत नहीं होगा। आई मीन आप समझो यार, लोग मतलब अपने हथेली से पेमेंट कर रहे हैं। आप ईज ऑफ लाइफ तो देखो, वहां पे बंदे स्ट्रीट बेंचेस पे बैठ करके अपने फोन चार्ज कर रहे हैं भाई। अब ये जितने भी पॉइंटर्स मैं बोलता जा रहा हूं, अभी मैं सबके काउंटर दूंगा कि आज अगर इंडिया में ये सब हो रहा होता तो क्या होगा। सुनते रहो, अभी वीडियो में कुछ बहुत शॉकिंग आने वाला है। अभी तक की वीडियो में तुमने ये तो समझ लिया कि चाइना इतने बड़े बड़े इनोवेशंस करता जा रहा है, बट सवाल ये आता है कि वो इतने सारे इनोवेशंस करते कैसे। अब आई नो 90% लोग यहाँ पर यही बोलेंगे कि उनको चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, विच इज ट्रू कि इन कंपनीज की ग्रोथ में चाइनीज गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडीज का एक बड़ा रोल है। लेकिन आप ये भी समझो कि ये कंपनीज ये सपोर्ट डिजर्व भी करती हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, BYD के बारे में इतना बात हुआ, उसी से एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ऐसी चार्जिंग स्टेशन बनाया है कि 5 मिनट में EV को ऐसा चार्ज करेगा कि 400 किलोमीटर तक चलेगी। जबकि टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद उनका जो फास्टेस्ट चार्जिंग है वो कितना है? 15 मिनट में
320 किलोमीटर। आप समझ रहे हो, टेस्ला भी 5 जो नहीं मिनट कर में पा रहा चार्ज। है वो कर चुके हैं। और बात सिर्फ गवर्नमेंट सपोर्ट की नहीं है, कंपनीज का जो अप्रोच है वो काफी ज्यादा विजनरी और फ्यूचरिस्टिक है। वो अपने प्रॉफिट से ज्यादा खर्चा अपने R&D पे कर रहे हैं, सारा फोकस क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे डाल दिया है। इतने रोबोट्स फैक्ट्री में लगा दिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हर 1 मिनट में BYD एक कार प्रोड्यूस करती है अपनी फैक्ट्री में। और 1 अकेली मिनट यही एक में? कंपनी नहीं, चाइना की ऑलमोस्ट हर एक फैक्ट्री में सबसे ज्यादा रोबोट्स का ही यूज हो रहा है। अगर पूरा कलेक्टिवली डेटा को यूज करें तो चाइना में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उसमें डेली 2 मिलियन रोबोट्स काम कर रहे हैं, जो कि अगर पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज के रोबोट्स को जोड़ दिया जाए तो भी कम होगा। अरे होटल्स में रोबोट्स रूम सर्विस दे रहे हैं, नीचे से आकर के पूरा ऊपर आपके होटल में आकर के खाना ला करके देगा, वो लिफ्ट भी खुद ले रहा है। अभी अगस्त में ही चाइना ने क्या किया, वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स, बाकायदा रोबोट्स का ओलंपिक ऑर्गेनाइज कर 16 दिया। नेशन complete। सैड बात ये है 16 कंट्रीज से 280 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया वॉज नॉट देयर। क्या क्या नहीं किया ह्यूमनाइड रोबोट्स ने, ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, सब सारे काम गेम कर रहे हैं खेले। और robots। रोबोट्स को लेकर के क्या वो रजनीकांत की मूवी आपने देखी होगी, ये तो डायरेक्टली वो सब कर रहे हैं। एक्स रोबोट करके एक कंपनी है, उसने ऐसा रोबोट बनाया जो बाकायदा ह्यूमन वाली स्किन वाला रोबोट है। इस कंपनी की फैक्ट्री में ऐसे भी रोबोट्स हैं जो खुद रोबोट्स बना रहे हैं, मतलब रोबोट्स बिल्डिंग रोबोट्स। मतलब स्टार्टअप्स भरे पड़े हैं जो ऐसी ऐसी फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस कर रहे हैं चाइना के अंदर, जो शायद दूसरे देश वाले Shocking। सोच भी नहीं सकते हैं। वुहांग हाँ। सिटी को देखो ना, वहाँ हैंगिंग मोनोरेल चल रही है। आप एक चीज समझो, चाइना के टियर 3 सिटीज भी जो है ना, वो इंडिया के टियर 1 सिटी मुंबई, जहाँ पर भरे पड़े हैं गड्ढे, वहां से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल ये ज़ैंगजू एक चाइना का टियर 3 सिटी है। अब आप 3। देखो इस सिटी कैसा है। आई गेस इंडिया के टियर 3 सिटी नहीं उठाते हैं, हालत तो बहुत बुरी खराब है, हर जगह गड्ढे हैं। टियर 1 सिटी उठा लो और आप इससे कंपेयर कर लो। और अगर बात चाइना के कोई टियर 1 सिटी की हो जाएगी तो आप समझ लो आप फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में आ गए हो, आप 50 साल आगे हो। चाइना का सिटी चोंकिंग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस सिटी को माउंटेन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये माउंटेन्स के ऊपर बना हुआ है। मजेदार बात क्या है, जैसे ही आप आगे चल करके नीचे देखोगे तब आपको लगेगा कि आप तो 22nd फ्लोर पे हो और नीचे एक अलग दुनिया है। ये एक लौटा सिटी होगा दुनिया में जहां पर मेट्रो एक बिल्डिंग के बीच से गुजरती है। यहाँ की मोनो रेल कोई रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। मतलब समझ रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना क्रेजी है जो सोच नहीं सकते हो। वर्ल्ड का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन भी यही है, 116 मीटर नीचे जाना पड़ता है। पूरे सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। मतलब माउंटेन्स पे बनी है तो यहाँ पर ग्राउंड का कोई सिस्टम ही नहीं है। कार्स के लिए एलिवेटर्स बने हुए हैं, लोग अपनी कार को सीधे ऊपर ले जाते हैं, चलाएंगे ऊपर। सिमिलरली एक और टियर 1 सिटी है शेंजिन। ज्यादा पीछे मत जाओ, 1980 में लोग उसे फिशिंग विलेज बुलाते थे, आज चाइना की सिलिकॉन वैली बुलाया जाता है। 40 साल में चाइना ने एक नॉर्मल विलेज को टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का हब बना दिया है। भाई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली में क्रेजी है। 54 स्टोरी बिल्डिंग 19 दिन में खड़ी कर देते हैं, 28 घंटों में 10 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। मैं ये वीडियो 2-3 घंटे भी बना दूं ना, फिर भी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के किस्से खत्म नहीं होंगे। इतना जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इतनी तेज जो ग्रोथ हो रही है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चाइना के लोगों का हाथ है। यही इस वीडियो का मुद्दा है। दे आर सो फोकस्ड इन देयर ओन थिंग, वो साइड में देखते ही नहीं है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस काम में लगे रहते हैं। और सेकंड जो रीजन है उनकी ग्रोथ का, वो है उनके ही लोगों का सिविक सेंस। आजकल तो जैसे सिविक सेंस वर्ड आता है वैसे हमें इंडिया याद आता है। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अभी मैंने बताया आपको चाइना में ड्राइवरलेस टैक्सीज आ गए हैं, लोग बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब आप इमेजिन करो इंडिया में ड्राइवरलेस टैक्सीज आ गए, ठीक है, क्या होगा भाई? लोग गद्दी उठा करके ले जाएंगे, गद्दी तोड़ देंगे, उसमें कोई कार का कोई पार्ट ही ले जाएगा, कोई टायर चुरा लेगा। ये हो रहा है। झारखंड में रोड बन रही थी तो लोगों ने रोड का जो सीमेंट मसाला होता है वो चुरा करके अपने घर लेकर के जाने लगे। अभी बिहार की ही बात है, नीतीश कुमार जी सीएम बन गए, उन्हीं के फंक्शन में जो बुकेज लगे हुए थे, लोग फूल चुरा करके अपने घर लेकर के जा रहे हैं। G20 समिट के टाइम में भी ऐसा वीडियो आया था, लोग फूल चोरी कर करके अपने घर लेकर के जा रहे थे। आप समझो इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉज और पनिशमेंट है ही नहीं। चाइना में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। आप बोलोगे इंडिया में भी हर जगह लगे, अरे भाई 99 सिचुएशन में कैमरास काम ही नहीं कर रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होती है पता चलता है इस जगह का कैमरा काम नहीं कर रहा है। सिर्फ कहाँ का काम करता है, जहाँ पे टोल होता है वहां का कैमरा काम करता है।
सिर्फ चाइना की बात करें तो चाइना में 700 मिलियन कैमराज हैं, यानी हर 2 बंदों के लिए एक कैमरा है। और वही जगह इंडिया में 700 कहीं भी लोग कचरा फेंके दे रहे हैं, ना कोई देखने वाला है ना कोई फाइन मारने वाला है। इसलिए क्या हो रहा है, आदमी जहां देख रहा है वहां पर पान मसाला थूक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, और वो अपने ही तरीके से गंदा बहुत करते जा आम रहे हो हैं। गया है फॉरेनर्स इंडिया आ रहे हैं, फॉरेनर्स कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हैं कि तुम अपने ही कंट्री को क्यों गंदा करते हो, पर वो करते जा रहे हैं। अब एट दिस स्टेज आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर ही नहीं सकते हो। आपको बस ये समझ लेना चाहिए कि Public गवर्नमेंट का ज़्यादा वैसी है ही इसमें होगी involvement। जैसी उस कंट्री के लोग होंगे। गवर्नमेंट को इतनी नॉलेज ज़रूर होती है कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों का माइंडसेट क्या है, और जो लोगों का माइंडसेट है उनको वही सर्व करो। भाई ऐसी कंट्री जहाँ के लोगों को लॉन्ग टर्म ग्रोथ या फिर ड्रास्टिकल चेंजेस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उनको चाहिए राशन, फ्रीबीज, और उनकी बात करो। अब जब लोग वोट देते ही राशन और पैसे के लिए हैं, तो पॉलिटिशियंस लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात क्यों करेंगे भाई? आप देखो ये वीडियो स्क्रीन पे प्ले हो रहा है, जो लोग चाहते हैं वही तो हो पैसे रहा है। बट रहे हैं। लोगों को बिकना है, पॉलिटिशियन खरीद रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो, चाइना की इस मैसिव ग्रोथ में तीसरा सबसे बड़ा हाथ है मैन्युफैक्चरिंग का। अगर इनकी 27 से 28% जीडीपी को देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से आती है। मैंने अपनी रिच कंट्री विद पुअर पीपल वाली वीडियो में जब इंडिया की ग्रोथ की बात करी थी, तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट मैंने यही बताया था कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ स्विच करना होगा इन ऑर्डर टू गेट दैट ग्रोथ। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में देखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग में किसी दूसरे सेक्टर के मुकाबले लेबर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, यानी इस सेक्टर में काम करने वाले लोग ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है उससे देश की जीडीपी भी बहुत तेज बढ़ती है। अब आप सोचो चाइना ने कैसे इन सबको बहुत पहले ही समझ लिया था और इतना मैसिव प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, जहां पे लोग उन्हें चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी बोलने लगे। चाइना का तो एक सिंपल रूल था, बनाता गया बनाता गया बनाता गया। आज ये हालत हो गई कि भाई टेस्ला कम बेच पा रहा है यूरोप में और BYD ज्यादा बिक रही है। सोचो आप, मतलब आप समझो चाइना को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड लोगों को अगर पॉवर्टी से बाहर निकालना है तो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग में लगाना होगा। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जीडीपी हाई वैल्यू सर्विसेज से भी बहुत तेज बढ़ती है, जैसे आईटी, फाइनेंस, जो कि इंडिया में बहुत है। लेकिन आप एक चीज समझो, इन सेक्टर्स में स्मॉल और हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होती है, जिसके लिए हाई एजुकेशन चाहिए होती है, जो कि इंडिया में लोगों को नहीं मिलती है। और इसी के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग भी इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि इंडिया में भरे पड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो चाइना से इंडिया सीख सकता है, और एक्चुअली में हमारा जो मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स है उसे मैन्युफैक्चरिंग में डाल सकता है। इस वीडियो को आप मिसअंडरस्टूड मत करना कि चाइना में सब कुछ बहुत अच्छा है और इंडिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। चाइना की अपनी सेट प्रॉब्लम्स हैं। ये इतना हाई लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का जो मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्कर्स का भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। 2010 में ही चाइना में एक बहुत ही शॉकिंग केस सामने आया था। शेंजिन के अंदर ही फॉक्सकॉन की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स यानी आईफोन्स को असेंबल किया जाता था। पर उसी टाइम हुआ क्या कि 2010 में ही वर्कर्स ने फैक्ट्री की एक बिल्डिंग से जाकर के कूदना शुरू कर दिया और कॉन्टिन्यूसली काफ़ी लोगों की जान चली गई। ये करने वाले 18 वर्कर्स थे, जिसमें से 14 ने अपनी जान गंवा दी, और इसमें से काफ़ी वर्कर्स की एज 18 से कम भी थी। और ये चीज़ वहाँ रुकी नहीं, ये चीज़ इतनी बढ़ गई कि कंपनी को अपनी मल्टीपल फैक्ट्रीज के बाहर एंटी जंप नेट्स लगाने पड़े। ये लोग हर वो कोशिश कर रहे थे कि लोग ऊपर से कूदना बंद करें और जो लोग नीचे रहते हैं उनके ऊपर गिर करके उनको भी नुकसान न पहुंचे। पर पता है ये सब का रीजन क्या था? रीजन था इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन। फैक्ट्री उनसे 12-12 घंटों से ज्यादा काम करवा रही थी और इसके लिए कोई ओवर पे भी नहीं हो रहा था। वर्कर्स को मारा पीटा तक जा रहा था, आपस में बातचीत नहीं करने दिया जा रहा था, फैक्ट्री कम जेल ज्यादा बना दिया था। लोगों ने मेंटल प्रेशर में आकर के जाने देना शुरू कर दिया, और जब इतनी सारी जाने गई तो कंपनी ने वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए एम्प्लॉयज से प्लेज लेना शुरू करवा दिया। मतलब हम तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, तुम्हें एक्सप्लॉइट करेंगे, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, मगर तुम अपनी जान नहीं दे सकते हो। चाइना में ये ओवरवर्क या फिर ओवरवर्क ना करने पर पब्लिक में ह्यूमिलिएशन काफी टाइम से चलता आ रहा है। वहां की कंपनीज 996 वर्क कल्चर को फॉलो करती हैं, यानी वीक के 6 डेज 9 AM to 9 PM वर्क।
तो वही है, जब हम चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हब होने की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ज्यादा है। ऑल्दो इस चीज में मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ चाइना की कहानी नहीं है, ये हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं हो रहा है। पर वो बात अलग है कि चाइना में पॉपुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों ही ज्यादा बड़े हैं, इसलिए एक्सप्लॉइटेशन के नंबर भी बड़े हैं। इसके बाद चाइना में बर्थ रेट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चाइना का बर्थ रेट सिर्फ 1 चाइल्ड पर वुमेन है, जबकि एक कंट्री को अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए एटलीस्ट 2.1 का बर्थ रेट नीडेड होता है। वहां बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो पेरेंटहुड को इम्प्रैक्टिकल और इर्रेशनल मानते हैं। उनके हिसाब से शादी और बच्चे करने की क्या जरूरत है, इसके अलावा हम अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट पर फोकस करें। अब इससे प्रॉब्लम ये आती है कि आने वाले टाइम में चाइना जापान और साउथ कोरिया की तरह ओल्ड एज लोगों वाली कंट्री बनने वाला है। ये ओल्ड एज वाला जो इशू है ये मैंने डिस्कस किया था अपनी जापान इज नॉट व्हाट यू थिंक वाली वीडियो में। ये इसी सीरीज की वीडियो जो मैं कंट्रीज के ऊपर बनाता हूँ, ऐसी और भी कंट्रीज के ऊपर बना रखा है, प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप देख सकते हो। खैर, अगर चाइना भी ये ओल्ड एज वाली कंट्री बना तो इसका इशू यही होता है कि वहाँ पर जो यंग लोग होते हैं वो वर्कफोर्स में कम हो जाते हैं। अब यही एक रीजन है कि चाइना ऑटोमेशन, एआई और रोबोट्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। उनको पता है वर्कफोर्स तो रिड्यूस होता चला जाएगा, बुढ़े लोग वर्कफोर्स में रह जाएंगे, तो हमें रोबोट्स और ऑटोमेशन पे काम करना है। ये उनकी साइकोलॉजी है। आप सोचो जैसा, मैंने तो आपको बता दिया 2,96,000 ईवीज बिक गई हैं चाइना के अंदर सिर्फ इस साल में BYD के थ्रू, और कंपनीज के क्या क्या बिका होगा, और इतनी टेक्नोलॉजी। पर अगर ह्यूमंस ही नहीं होंगे तो उनका यूज़ कौन करेगा? और ये क्वेश्चन शायद शी जिनपिंग को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता होगा, तो उन्होंने बाकायदा गवर्नमेंट एंड पे सब्सिडीज़ लॉन्च कर दिए हैं। किस लिए? बच्चे करने के लिए। रिवॉर्ड्स दे रहे हैं बच्चा पैदा करने के लिए। खैर, ये तो सब्सिडीज दे रहे हैं, रिवॉर्ड्स दे रहे हैं फैमिली बनाने के लिए, पर चाइना में हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है। 65 मिलियन एम्प्टी होम्स है चाइना में जहां कोई नहीं रहता है। पूरी की पूरी सिटीज ऐसी हैं जहां पर प्रॉपर हाउसेस, रोड्स बने हुए हैं, बट वहां एक बंदा नहीं रहता है। चाइनीज प्रॉपर्टी बिल्डर्स ने सन 2000 के बाद से इतनी प्रॉपर्टी बना दी कि अब वहां प्रॉपर्टी के प्राइस गिर गए हैं। आपको मैं एक नंबर से समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। यूएस एंड यूरोप मिल करके एक साल में 3 मिलियन हाउसेस बना रहे हैं, जबकि चाइना एक साल में 10 मिलियन हाउसेस बना रहा है। और ये सब कौन बना रहा है? प्राइवेट बिल्डर्स। और इसके पीछे रीजन पता है क्या है? ये घर किसी के रहने के लिए नहीं बन रहे हैं। रीजन ये है कि लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना था रियल एस्टेट के अंदर। मतलब वहां के लोगों का यही था कि भाई रियल एस्टेट में पैसा लगाना है। तो चाइना के 90% लोगों के पास में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब यही 90% लोग बिल्डर्स को पैसे दिए जा रहे थे, वो घर बनाए जा रहे थे। इन लोग के पास डिमांड इतनी ज्यादा थी कि ये प्राइवेट बिल्डर्स के पास पैसे तक नहीं थे प्रॉपर्टी बनाने के लिए। ये लोग भी क्या किए, ये लोग बैंक से लोन लेकर के एक प्रोजेक्ट पे पैसा लगा करके दूसरे प्रोजेक्ट से पैसा बना करके और प्रोजेक्ट बनाते चले गए और आज ये 65 मिलियन हाउसेस एम्प्टी पड़े हुए। अब अभी कुछ सालों से क्या हुआ कि अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स बनाए। ये रूल के वजह से प्राइवेट बिल्डर्स को बिना रोक टोक के हाउसेस बनाना मुश्किल हो गया। तो इसके वजह से हाउसिंग क्राइसिस शुरू हो गया। बिल्डर्स के पास पैसे थे नहीं, तो वो हाउसेस कहां से बना रहे थे? ये प्राइवेट बिल्डर्स डिफॉल्ट करना शुरू कर दिए। वहां का सबसे बड़ा प्राइवेट बिल्डर एवरग्रैंडे, जिसने बहुत बड़ा डिफॉल्ट किया, इसके ऊपर $300 बिलियन US का डेट था। अब उस टाइम पे जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया था उनके पैसे फंस गए और 2022 से चाइना में प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिरते चले जा रहे हैं। अब अभी चाइना की जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूट रियल एस्टेट करता है, बट चूंकि प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली गिरते जा रहे हैं रियल एस्टेट में, तो ये जीडीपी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। तो ऐसे ऐसे करके चाइना में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बट जैसे जितने भी इश्यूज हैं वही इश्यूज इंडिया में भी हैं। वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन इंडिया में भी होता है, कई बार कहीं से ज़्यादा भी होता है। लो वेजेस मिलते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं होती है। मैंने बाकायदा वीडियो में समझाया था रिच कंट्री विद पुअर पीपल वाले में कि वेजेस का जो कैलकुलेशन है वही गलत है यहाँ पे। और बर्थ रेट की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन यंग है, लंबे टाइम तक यंग रहेगी। यहाँ का बर्थ रेट भी 2 है। मैंने देखा है कई बार लोग सिर्फ पॉपुलेशन को ही हर प्रॉब्लम की जड़ बताते हैं, जो कि सही नहीं होगा, क्योंकि साउथ कोरिया और चाइना जैसी कंट्रीज आज पॉपुलेशन के लिए क्या क्या सब्सिडीज और रिवॉर्ड्स लेकर के आ रही हैं। तो बात वही है, पॉपुलेशन कोई खराब चीज नहीं है, बट हमें उस पॉपुलेशन का सही इस्तेमाल करना है। हमें उसको मैन्युफैक्चरिंग में डालना है, प्रोडक्टिव बनाना है, जिससे हम अपने कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो कर पाएं और अपने कंट्री के अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों को भी उठा करके ग्रो कर पाएं, पॉवर्टी से बाहर निकाल पाएं।
छोटे छोटे गांव देहात में जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे, पैसा कमाना शुरू करेंगे, तब जाकर के वो गवर्नमेंट से फ्रीबीज मांगना बंद करेंगे और वो एक्चुअली में गवर्नमेंट से डेवलपमेंट की डिमांड करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है जहां डिक्टेटरशिप का सक्सेसफुल या फेल होना उनके डिक्टेटर पर डिपेंड करता है, वैसे ही डेमोक्रेसी का सक्सेसफुल या फेल होना पब्लिक पर, उसके लोगों पर डिपेंड करता है, आम लोगों पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो बस इतना कमेंट करना कि लास्ट तक देखा। इंडिया के बारे में थोड़ा सा पार्ट था, इसके अंदर सीखने वाली चीज़ें थी, लेकिन चाइना भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं बहुत ज़्यादा शौक हुआ कई जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर, कार की स्पीड को देखकर। 500 किलोमीटर रोबोट को बना रहे हैं, रोबोट कार को बना रहे हैं, 1 मिनट में एक कार तैयार हो रही है। बहुत सारी ऐसी शॉकिंग चीज़ें थी जो मैं सोच भी नहीं सकता कि भाई यहाँ पर इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा होगा। हम नहीं सोच सकते क्योंकि वो काम यहाँ पर हो भी नहीं रहे हैं भाई। होना चाहिए, पब्लिक बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, ऑलमोस्ट 150 करोड़, मतलब 150 करोड़ आप सोच सकते हो, बहुत होती है पब्लिक। तो वो चीज़ें यहाँ पर अप्लाइड नहीं हैं। जिस चीज़ का मजाक बनाया गया, एक सीख थी इसके अंदर। टेस्ला वालों ने, एलन मस्क ने और बहुत सारे लोगों ने चाइना के प्रोडक्ट्स का, चाइना का मजाक बनाया, लेकिन चाइना उन चीज़ों को लिख कर रखता गया कि भाई ये मेरी मजाक बनाई गई है, मैं इस पर काम करूंगा और दिन रात काम कर कर उसको सक्सेसफुल बना दूंगा। वर्क कल्चर वहाँ का बहुत गंदा है, जी हाँ, इसी वजह। लेकिन कुछ आप कह सकते हो कि मार पीट कर काम करवाया उन्होंने लोगों से, सुसाइड भी की लोगों ने, लेकिन उनका नाम वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर कोई नहीं है। भाई यूएस वाले भी कह रहे हैं कि वो हमसे कई फील्ड में आगे हैं। तो आप सोच सकते हो किस लेवल पर पहुँच गया है चाइना। चाइना इज़ रियली डेवलप्ड नाउ। लेकिन हमारे यहाँ पर सोचना चाहिए पब्लिक को भी कि वो काम को प्रायोरिटी देकर, अपने काम को आगे बढ़ाकर डेवलपमेंट में कुछ हिस्सा दे सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, पब्लिक, सिविक सेंस, ये सारी चीज़ें। जी हाँ, यहाँ पर देखकर मुझे भी हंसी आई थी कि अगर ऐसा रोबोटिक वाला काम यहाँ पर हो गया तो रोबोट को उठाकर ले जाएगी पब्लिक। रोड से सामान चोरी कर रहे हैं, फूल चुरा रहे हैं, तो फिर रोबोट को क्या ही छोड़ेंगे भाई। उसको बोलेंगे मेरे घर पर काम करना, तू काम वाली को निकाल दूंगा मैं। तो ये थोड़ी मजाक वाली चीज़ें, लेकिन ये सिविक सेंस के बारे में हैं भाई। आप लोग क्या कहते हो इस वीडियो के बारे में कमेंट में बताना। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।